Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this class we are about to start a new method of integration, that is integration by partial fractions. इससे पहले हमने सिर्फ एक मेथड किया है इंटीग्रेशन का और वो था इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. एज यू ऑल नो देयर आर थ्री मेथड्स. पहला था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सेकेंड मेथड इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वो हम करने वाले हैं. और इसके बाद आएगा इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स. तो चलिए यहां पे हम जानेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस एक्चुअल में होता क्या है. तो देखिए, जब भी आपको कोई इंटीग्रल दे रखा हो कुछ इस टाइप का, ये आपको फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक ये टर्म्स मल्टीप्लाई में है तब तक हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे. तो हमें किसी तरह से इसे फ्रैक्शंस में बांटना है. तो मैं चाहता हूं कि ये पूरा ये जो पूरी टर्म है इसको इस तरह से तीन फ्रैक्शंस में बांट दो, ऐसे. इसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस. अगर मैं इसको स्प्लिट करके तीन फ्रैक्शंस में बांट पाऊंगा तो इन तीनों का इंटीग्रेशन करना बहुत इजी हो जाएगा. ये पार्शियल फ्रैक्शन आप कहां पे यूज कर सकते हो, दो टर्म्स हो नीचे, तीन टर्म्स हो या उससे भी ज्यादा टर्म्स हो, यानी व्हेनेवर टू और मोर टर्म्स आर प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर इन मल्टीप्लिकेशन, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करोगे. ठीक है. देखिए, आपके कोर्स में तीन से ज्यादा फैक्टर वाला नहीं आएगा, यानी ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, ये तीन से ज्यादा वाला नहीं आएगा. तो यानी बचे कितने, दो ही बचे, या तो दो फैक्टर वाला या फिर तीन फैक्टर वाला. तो जब भी दो फैक्टर वाला क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? सपोज करिए दो ही फैक्टर है, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्यों लगा रहे हैं, सीधा ही मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे क्वाड्रेटिक आ जाएगी. और क्वाड्रेटिक वाले को कैसे मैनेज करते हैं वो अपने ऑलरेडी स्पेशल इंटीग्रल्स में पढ़ा हुआ है. तो दो फैक्टर्स वाला अगर क्वेश्चन आए तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है. तो इसलिए मैं यहां पे आपको सिर्फ तीन फैक्टर्स वाले ही करवाऊंगा. दो वाला आप अंडरस्टूड, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से होना है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पार्शियल फ्रैक्शंस में एक्चुअल में तीन टाइप है. टाइप वन में क्या होगा, ऊपर कोई टर्म हो या ना हो, मे बी कोई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. तो इस टाइप का होता है फर्स्ट टाइप का जो पार्शियल फ्रैक्शन में आएगा. यानी आपको स्ट्रेट अवे तीन लीनियर फैक्टर दिए होंगे, लीनियर फैक्टर है ये, सबकी डिग्री 1 होगी. तो ऐसे वाले केस में आप इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे और फिर आपको ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी. वो कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो ये टाइप 1 होगी. टाइप टू में क्या होगा, कोई एक फैक्टर ऐसा होगा जिसकी पावर 2 होगी या 2 से ज्यादा भी हो सकती है. टोटल तीन फैक्टर से ज्यादा वाला नहीं आएगा आपके कोर्स में, जैसा कि मैंने बताया. तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, आप लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस ए, देन b अपॉन एक्स प्लस बी, एंड देन c अपॉन दोबारा से x प्लस बी पर इस बार होल स्क्वायर. ठीक है. तो अगर पावर होल स्क्वायर है तो पहले एक बार ये फैक्टर लिखेंगे, फिर दोबारा दूसरा कंप्लीट फैक्टर लिखेंगे विद द होल पावर. यहां पे मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं, ऑल्दो चार फैक्टर वाला आपके कोर्स में नहीं है, बट अगर यहां पे पावर 3 होती तो ये ऐसे ही चलता, एक और फैक्टर आ जाता d जिसमें पावर 3 लिखते. तो यानी किसी की भी पावर अगर 3 है तो वो एक एक करके बढ़ेगी, पहले पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3. ठीक है. तो जैसे कि आप जानते हैं कि तीन फैक्टर से ज्यादा वाला नहीं आएगा, ये टोटल तीन फैक्टर हो चुके हैं, तो यानी कि ये वाली टर्म भी नहीं आएगी. राइट. तो ये है टाइप 2. और लास्ट में हम चलते हैं टाइप 3 पे. टाइप 3 में क्या होता है, एक फैक्टर जो होगा वो क्वाड्रेटिक होगा और वो नॉन फैक्टराइजेबल होगा, इसको आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे आगे. ठीक है. तो एक लीनियर है और दूसरा क्वाड्रेटिक है. इसको कैसे करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस ए,
ये लीनियर फैक्टर था, इसके ऊपर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। यहां क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर जब भी आएगा उसके ऊपर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। एज इट इज नहीं लिखेंगे सीधे सीधे, एक के साथ x लगाएंगे और एक को एज इट इज लिखेंगे, तो bx प्लस c ऐसे लिखेंगे। अगर मैंने क्वाड्रेटिक फैक्टर यहां लिख दिया होता तो ऊपर आता ax प्लस b, राइट। तो जितनी डिग्री होगी फैक्टर की उसके ऊपर उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएंगे। यहां देखिए, यहां डिग्री सबकी 1 है तो एक ही आया। यहां देखिए, यहां पे डिग्री 1 है तो एक आया, यहां डिग्री 2 है तो इसलिए 2 आए। तो ये 3 टाइप के पार्शियल फ्रैक्शंस में आप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि किस टाइप के, तीनों टाइप का मैं पहले एक एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन में 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप देख सकते हैं ये टाइप 1 का ही है क्योंकि इसके नीचे 3 फैक्टर है और तीनों के तीनों लीनियर है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप लेट कर लेंगे ये पूरी फ्रैक्शन को 3 पार्ट्स में बांटने के लिए, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। अब हमने आगे क्या कर रहे हैं, हमने किसी तरह से ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स a b c की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्योंकि अगर हमने a b c की वैल्यूज फाइंड कर ली तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है इन तीनों का इंटीग्रेशन, और इन तीनों का इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, वैसे आप समझ ही गए होंगे। अगर ये कांस्टेंट हो तो 1 अपॉन x वाली फॉर्म बन जाएगी जिसका लॉग ऑफ मॉड x होता है, राइट। तो चलिए अब ये a b c की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको सिखा देता हूं। RHS को आप एज इट इज लिखेंगे और LHS में आप लेंगे एलसीएम इन तीनों का, जिसमें a के साथ ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे यानी कि x माइनस 2, x माइनस 3, b के साथ ये दोनों फैक्टर आएंगे यानी कि x माइनस 1, x माइनस 3, और c के साथ ये दो फैक्टर्स आएंगे x माइनस 1, x माइनस 2। तो ये बन गया। अब आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट देंगे। सो 2x माइनस 1 आ गया और मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आएगा। इन दोनों ब्रैकेट से x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा और लास्ट में इन दोनों ब्रैकेट्स की हेल्प से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं लाइक टर्म्स को एक साथ रख के उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा। तो यहां पे है 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म तो ये होगी ax स्क्वायर, फिर bx स्क्वायर, फिर cx स्क्वायर। तीनों में से x स्क्वायर कॉमन अगर निकाल लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कौन और इसके बाद x वाली टर्म होगी माइनस 5ax माइनस 4bx माइनस 3cx। तो सब में से x कॉमन निकालेंगे तो माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3cx ये बन जाएगा। और इसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी, 6a 3b 2c, 6a 3b 2c। तो ये आ गई कांस्टेंट टर्म। अब दोनों साइड्स को हमने कंपेयर कर लेना है। सो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी प्लस सी और इस साइड एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर x का कोफिशिएंट है माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c और इस साइड में x का कोफिशिएंट है 2, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। फिर कांस्टेंट टर्म है 6a प्लस 3b प्लस 2c और सामने आ जाएगा कांस्टेंट जो कि है -1। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब आपके पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब आपको ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a, b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैं लिखूंगा सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब सॉल्व करके आपको दिखाना नहीं है, आप रफ में इसे सॉल्व कर सकते हो। a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे और यहां पे मैं लिख दूंगा a इतना है, b इतना है और c इतना है। तो वो पता लगा लें कि कैसे फाइंड करना है। एक तो तरीका है आप इनकी सब्स्टिट्यूशन करें जो कि रेगुलर मेथड होना चाहिए,
यहां से आप a की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी माइनस बी माइनस सी, वो यहां पे भी पुट कर दो और यहां पे भी पुट कर दो, फिर दोनों इक्वेशन b और c की फॉर्म में बन जाएंगी। उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके b और c निकाल लो और फिर यहां पुट करके a भी निकाल लो। एक तो ये मेथड है, दूसरा शॉर्टकट मेथड है। जानना चाहते हैं तो चलिए मैं बताता हूं शॉर्टकट मेथड क्या है। मैं ये इरेज कर रहा हूं। आपने ऑलरेडी यहां तक सीख लिया है क्या बना, ठीक है, क्योंकि आपको मेथड ऑफ सॉल्विंग शो नहीं करना कि आपने तीनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा, इसलिए जो अब मैं आपको बताने वाला हूं ये मेथड आप लगा सकते हो, बट ये इक्वेशन जरूर बनानी पड़ेगी। आप अगर बिना इक्वेशन बनाए छोड़ देंगे, ऐसे ही सीधा एबीसी निकाल लेंगे बिना इक्वेशन बनाए, तो सीबीएसई के अंदर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको तरीका सिखाता हूं, ये रफ वर्क है, याद रखिएगा। तीन फैक्टर है, एक है x-1, x-2 और x-3। तीनों फैक्टर को एक एक करके जीरो बनाना है। अगर मुझे इसे जीरो बनाना हो तो x को पुट करूंगा 1, तो अब पूरी इक्वेशन में x को पुट कर लो 1। अगर आप x को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये बनेगा 2 1 2 -1 यानी 1 हो जाएगा। यहां पे 1 पुट करेंगे तो 1 -2 जो कि -1 और 1 -3 -2 मल्टीप्लाई करके 2a आ जाएगा, और बाकी की दो टर्म तो जीरो बन जाएंगी ना, क्योंकि आपने 1 पुट कर दिया है। 1 पुट करेंगे ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, यहां पे भी 1 पुट करेंगे पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, यानी कि a की वैल्यू निकल आएगी डायरेक्ट 1/2। और आपको ये शो भी नहीं करना, आप सीधा यहां पे लिखेंगे कि सॉल्विंग 1 2 और 3 a की वैल्यू हाफ आ गई है। कैसे आई है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए x को 1 पुट करने पे a निकल गया है, अब मैं इसको जीरो बनाता हूं यानी कि 2 पुट कर रहा हूं। x को 2 पुट करके देखिए, पहले तो यहां पुट करेंगे 2 to the 4 और 4 - 1 हो जाएगा 3, और यहां पे जब आप 2 पुट करेंगे 0 बनेगा, यहां पे 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा -1, और यहां पे 2 पुट करेंगे तो 1, और यहां पे 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये बन गया -b = 3, तो दैट मीन्स b की वैल्यू आ गई -3, तो मुझे b भी पता चल गया। ऑलराइट, और लास्ट में तीसरे फैक्टर को भी 0 पुट कर दीजिए, उसे x को 3 पुट करेंगे, यहां पे x को 3 डालेंगे तो 3 to the 6 - 1 5 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में डालना है ये जो बनी हुई है, ठीक है, पार्शियल दोनों साइड पे पुट करना पड़ेगा। तो मैंने 3 पुट किया तो 3 to the 6 - 1 करके 5 आ गया, यहां 3 पुट करूंगा 0 आ रहा है, यहां 3 पुट करूंगा 0 आ रहा है, और यहां पे 3 - 1 जो है वो 2 बनेगा, और 3 - 2 1 बनेगा। तो ये आ गया 2c = 5, तो c की वैल्यू आ गई 5/2। तो देखिए मैंने a b और c तीनों फाइंड कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जब आपने a b c निकाल लिया ना, तो फिर उसके बाद आप यही वाला स्टेप दोबारा लिखना। ये तो क्वेश्चन है हमारा। नाउ ये आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही एज्यूम कर लिया था, अब यहां पे a की वैल्यू पुट कर देना, ये पूरा स्टेप दोबारा लिखना है। a की वैल्यू डालेंगे 1/2, b की वैल्यू डालेंगे -3, और c की वैल्यू डालेंगे 5/2, और इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को आपने इंटीग्रेट कर देना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा जो आपको क्वेश्चन गिवन, ठीक है। और यहां पे इन तीनों टर्म्स का इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर ले आएंगे, बाकी मेरे पास ये आ जाएगा dx, आगे -3 को बाहर ले आएंगे, वी हैव दिस, और फिर 5/2 को बाहर ले आएंगे, वी हैव 1/x-3, ठीक है। अब इसको आप x की तरह ही मान लो। 1/x का क्या होता है, log of mod x, और नेक्स्ट भी ऐसे ही log of mod x-2, और इसके बाद भी log of mod x-3 + c। ये हमारा आंसर आ चुका है, जो क्वेश्चन था उसका आंसर बन गया। तो आपने देखा हमने स्टार्टिंग में जो a b c ले लिया था, a b c की बस वैल्यू निकालना ही मेन पार्ट है, उसके बाद तो इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से हो जाएगी। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलिए, तो ये मैंने आपको टाइप 1 का एक क्वेश्चन करवा दिया। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस नहीं होते, जितने भी टाइप के वेरिएशन होते हैं वो सारे मैं अभी आज की क्लास में ही डिस्कस कर लूंगा। तो चलिए अब टाइप 2 का एक क्वेश्चन करते हैं। वी हैव 3x - 1 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 2, ये है मेरे पास।
अब ये टाइप 2 का है क्योंकि आपको दिख रहा है एक फैक्टर बीच में ऐसा आ गया जिसका होल स्क्वायर है। तो आपको याद होगा कि इसको क्या एज्यूम करना था हमें, ये हमें दे रखा है मेन फ्रैक्शन, इसको मैं a अपॉन x माइनस वन लिखूंगा, फिर b अपॉन दोबारा x माइनस वन, बट इस बार पावर बढ़ा के स्क्वायर कर देंगे बस, और फिर c के नीचे आ जाएगा x प्लस 2, ये बन गया। ठीक है, अब मैं एलसीएम ले लूंगा दोनों साइड्स पे। सो एलसीएम लेंगे इन तीनों का तो x माइनस वन होल स्क्वायर के साथ x प्लस 2 आएगा। एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस वन x प्लस 2 बचता है, तो x माइनस वन x प्लस 2 आ जाएगा। b के साथ क्या आएगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा, और c के साथ क्या आएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर। हर बार डिनोमिनेटर जरूर कट जाएगा, अगर नहीं कट रहा है तो आपने कहीं मिस्टेक करी हुई है, हर बार कटना ही है। तो ये बन गया। अब मैं a b c की इक्वेशंस बना लेता हूं, इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा बी एक्स प्लस 2, और यहां पे मैं होल स्क्वायर ओपन करूंगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इक्वेशंस फॉर्म करता हूं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक तो ये आ जाएगी और एक ये आ जाएगी, यानी कि a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स वाली टर्म एक आएगी ए एक्स बी एक्स माइनस 2cx, यानी a प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स। अब कांस्टेंट टर्म यहां से आएगी माइनस 2a, फिर आएगी 2b और लास्ट में आएगी c, तो ये आ गया। सो कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग a प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहां पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो यहां पे 0 आ जाएगा, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसके बाद x का कोफिशिएंट यहां पे है 3, तो ये इज इक्वल टू 3 आ गया सेकेंड इक्वेशन। फिर कांस्टेंट टर्म माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू में माइनस 1, तो ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद हम लिखेंगे सॉल्विंग 1 2 एंड 3, a की वैल्यू b की वैल्यू और c की वैल्यू लिख देंगे जो भी आ रही है। अब अगेन वो वैल्यू कैसे निकालनी है, फिर से वही दो तरीके हैं। एक तरीका इन तीनों इक्वेशन को एक्चुअल में सॉल्व कर लो, जो कि आपको शो फिर भी नहीं करना, रफ में ही रखना है। अब यहां से a की वैल्यू निकाल लो, माइनस सी आएगी, वो यहां भी डाल दो और यहां भी डाल दो, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी b और c की टर्म्स में, उन्हें सॉल्व करके bc निकल जाएगा। फिर यहां c पुट करोगे तो a भी आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में चले। चलिए इसका शॉर्टकट मेथड तो मैं ये सारा इरेज कर रहा हूं, ये आपने इसके बाद लिखना है, ठीक है ना, या सॉरी रफ वर्क में आप ये कर सकते हो काम इस फैक्टर को देख के। सो अब देखिए ये तीनों जीरो कब बनेंगे, ये जीरो बनेगा 1 पे, ये जीरो बनेगा 1 पे, ये जीरो बनेगा माइनस 2 पे, तो यानी इस बार मैं सिर्फ दो ही नंबर्स पुट कर पाऊंगा, एक 1 और एक माइनस 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं x को 1, x को 1 पुट करेंगे तो ये 3 बनता 3 माइनस 1 करने पे 2 आ जाएगा, यहां 1 पुट करोगे 0 बनेगा, ये बन जाएगा 3b, और यहां 1 पुट करेंगे ये भी 0 बन जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई है, कितनी आई है 2/3, तो यहां पे मैं लिख देता हूं b की वैल्यू है 2/3। ठीक है, अब मैं क्या पुट करूंगा, अब पुट करूंगा x को माइनस 2, इसको 0 बनाने के लिए, तो माइनस 2 यहां डालेंगे तो ये बनेगा माइनस 6 माइनस 1 यानी माइनस 7, यहां माइनस 2 पुट करेंगे 0, यहां माइनस 2 पुट करेंगे ये भी 0, यहां माइनस 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9c, तो यहां से c की वैल्यू आ गई माइनस 7/9। तो हमने b निकाल लिया, c निकाल लिया, a निकालने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, नहीं बचा तो ये इक्वेशंस तो है ना हमारे पास, इसमें b और c की वैल्यू डाल के a निकाल सकते हैं, किसी में भी डाल लो। देखिए ये सबसे इजी इक्वेशन है, c की वैल्यू कितनी है माइनस 7/9, अगर मैं यहां पुट करके उधर ले जाऊं तो a आ जाएगा 7/9 पॉजिटिव में। तो अब मैंने a b c निकाल लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट तो पहले से कर चुके हैं, अब ये वाला स्टेप जो आप दोबारा लिखेंगे a b c की वैल्यू डाल के, ये इसके बाद करना है a b c के बाद, ये तो हमारा क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। सो नाउ ये पूरी टर्म क्या बनेगी, a अपॉन x माइनस 1, a की वैल्यू है 7/9, b की वैल्यू है 2/3 और c की वैल्यू है माइनस 7/9। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
तो यहां बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 dx, और इधर 7/9 को कांस्टेंट है बाहर छोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 2/3 को छोड़ देंगे, बाकी आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर 7/9, इधर dx लिखना नहीं भूलेंगे, 7/9 को छोड़ के 1 अपॉन x प्लस 2 dx। अब इन सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं, कैसे आएगा? 1 अपॉन x का होता है लॉग ऑफ मॉड x, ठीक है। ये बना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है -1/x, ये बन जाएगा। फिर याद रखिए जिस जिसको आप x मान रहे हैं उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, बट लकीली उन सभी का डेरिवेटिव 1 ही बन रहा है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं आ रही है। सो लास्ट में ये बचा, इसे भी x मानेंगे, 1 अपॉन एक्स का आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस c। ये हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। फिर से आपको वही चीज बोलूंगा, मेन काम है ए बी सी की वैल्यूज निकालना। वंस यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, उसके बाद इंटीग्रेशन का प्रोसेस तो बहुत ही आसान है, बड़ी जल्दी से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ए बी सी आपको निकालना होगा। हाँ, ये भी आपको यहां पे याद दिला दूं, जो 2 फैक्टर वाला क्वेश्चन आएगा उसे पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे तो इतने ज्यादा स्टेप्स नहीं आएंगे, वो और भी छोटा होगा। व्हाई? बिकॉज यहां पे 3 इक्वेशन बन रही है एबीसी की, वहां 3 नहीं बनेंगी, वहां सिर्फ 2 इक्वेशन बनेंगी ए और बी की, दैट्स इट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने टाइप 2 का क्वेश्चन कर लिया, टाइप 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन टाइप 3 का भी कर लेंगे हम। सो टाइप 3 के क्वेश्चन में वी हैव x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमने फाइंड करना है। यहां पे एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है और वो नॉन फैक्टराइजेबल है। बेटा अगर ये -4 होता तो फिर आप इसे क्वाड्रेटिक मान के टाइप 3 नहीं बना सकते। वाई? क्योंकि इसके तो फैक्टर बन जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, फिर वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी को जबरदस्ती क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है, ठीक है ना। नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होना चाहिए, याद रखना, नॉन फैक्टराइजेबल। चलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने क्या बताया था, जब भी एक फैक्टर क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो आप इसे कैसे लिखेंगे? ए के नीचे तो एक अकेला कांस्टेंट, अकेला फैक्टर लिखेंगे लीनियर वाला, और जहां पे आएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के ऊपर आएंगे 2 फैक्टर्स, कैसे? बी एक्स प्लस सी, इस तरह से। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इधर मैं एलसीएम लूंगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये मल्टीप्लाई कर दूंगा। इनफैक्ट पूरा ही कर दें, चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दो इसके कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए, ये बनेगा a एक्स स्क्वायर प्लस 4a, और यहां आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, फिर आएगा सी एक्स, फिर आएगा माइनस बी एक्स, और लास्ट में आएगा माइनस सी, ठीक है। कोफिशिएंट एक जैसी टर्म्स के इकट्ठे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस बी एक्स आ जाएगा। एक्स वाली टर्म्स ये दोनों है, ये आ जाएगा सी माइनस बी एक्स, और लास्ट में कांस्टेंट है 4a माइनस सी, 4a माइनस सी। सो अब मैं इसको कंपेयर कर दूंगा। ऑन कंपेयरिंग a प्लस बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और यहां पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर नेक्स्ट है एक्स का कोफिशिएंट, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट है 1, तो इज इक्वल टू 1 रख के सेकेंड इक्वेशन, और फिर आ जाएगा कांस्टेंट वाला 4a माइनस सी, और यहां पे कांस्टेंट भी नहीं है तो इक्वल टू 0, ये बन गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? सॉल्विंग 1, 2 एंड 3, व्हाट डू वी गेट? ए कितना आएगा, बी कितना आएगा और सी कितना आएगा, ये तीनों यहां पे रिपोर्ट कर देंगे। सॉल्व कैसे किया अगेन वो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं सॉल्व करके दिखा दूं अपने, ये तो पोर्शन रब करना ही है। तो चलिए अब आप 0 किसको बना पाएंगे? सिर्फ इसी को बना पाएंगे, यानी कि अब आपको सिर्फ x को 1 ही पुट करना है, 1 के अलावा और कुछ पुट नहीं कर सकते। यहां पे 1 पुट करेंगे 1 नहीं बनेगा, यहां पे 1 पुट करेंगे तो 5a आ जाएगा और ये बन जाएगा 0। तो यानी a की वैल्यू आ गई 1/5, a निकाल लिया हमने 1/5। अब b और c दो फैक्टर बचे हुए हैं, वो कैसे निकलेंगे? वो इन इक्वेशन से निकाल लो। बेटा a की वैल्यू कितनी है? 1/5, तो 1/5 को उधर ले जाएंगे तो b आ जाएगा -1/5,
राइट। यहां पे b कितना है -1/5, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, +1/5 को उधर ले जाएंगे तो 1 में से 1/5 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 4/5। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हमने a, b और c की वैल्यूज निकाल ली। अब दोबारा से ये वाला स्टेप लिखना है, इस बार लिखेंगे नाउ, पहले तो लेट किया था, a की वैल्यू डालेंगे, a की वैल्यू है 1/5, b की वैल्यू डालेंगे, b की वैल्यू है -1/5 और c की वैल्यू है 4/5। अब आगे सोचने वाली बात यह है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक आ गया ना और ऊपर लीनियर है तो शायद आपको कुछ याद तो आ रहा होगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो x/(x-1) और x²+4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या बनेगा, 1/5 को छोड़ के 1/(x-1). इन दोनों में से आप 1/5 को तो कांस्टेंट निकाल ही सकते हो, अंदर आ जाएगा -x+4/(x²+4), ये बन गया। अब आपको सोचना है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्योंकि इसका तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, 1/x का होता है log of mod x। जब भी क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर हो तो हम क्या करते थे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव बनाते थे ऊपर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, है ना। तो ऊपर मुझे सिर्फ 2x चाहिए, कांस्टेंट को मैं साइड पे करने वाला हूं, तो ये मैं सारा दोबारा लिख रहा हूं, 1/5 के साथ 1/(x-1) आ जाएगा। फिर यहां पे -x है, माइनस को तो बाहर लिख दो, ये ऐसे बन गया। और फिर 1/5 × 4 करेंगे तो 4/5 और साथ में ये आ जाएगा। अब क्या पर्पस सॉल्व हुआ, इसका डेरिवेटिव तो होता है 2x, तो ऊपर 2x चाहिए तो कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर देंगे। अब यहां पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा log of mod x, ये 5⁻10 बन गया है। अगर मैं इसको t मान लूं तो ऊपर ये पूरा 2x dx क्या है, dt, तो ये बनेगा 1/t, तो 1/t का होता है log of mod t, डायरेक्ट कर दिया। यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा स्पेशल इंटीग्रल का 1/(x²+a², यहां पे 4 है, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिखोगे तो 1/(x²+a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a+c। यही आंसर है, थोड़ी सी कटिंग हो रही है, बाकी ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अब आप जान चुके हैं कि तीनों टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो ये थोड़े थोड़े लंबे क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है बोर्ड में जब भी आए। ठीक है, तो अब आप तीनों टाइप जान चुके हैं, तो चलिए आप इन्हीं को मिक्स एंड मैच करके किस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम करेंगे। तीनों टाइप आप जान गए, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव x⁴ upon x-1 into x²+1, इनफैक्ट या x²+1 dx, ये करना है। अब इसको कैसे करें बेटा, इसको करने का तरीका पता क्या है, आपको याद आ जाना चाहिए कि न्यूमरेटर की डिग्री देखिए डिनोमिनेटर से ज्यादा हो गई है यहां, तो जब भी डिग्री ज्यादा हो जाएगी डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की, तो ऐसे में हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन से और इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करें जरा, पहले इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x3, राइट, x3, देन वी हैव -x², देन वी हैव +x, देन वी हैव -1, ये बन जाएगा। और इससे डिवाइड करना है x⁴ को। कैसे होगा, पहले तो x से जाएगा, x से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, x4 -x³ +x² -x, साइन चेंज, ये कटेगा, ये डिनोमिनेटर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी ये टर्म्स। फिर से इन दोनों का फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, +1 आएगा, ये बनेगा x³ -x² +x -1, साइन सभी के चेंज कर देंगे, ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा और 1 बचेगा। सो दैट मीन्स इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। डिवाइजर ये मत लिखो, यही लिख दो डायरेक्ट, x-1 into x²+1 dx, ये बन गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है वो आप ऑलरेडी जानते हो, ये तो डायरेक्ट है। x का हो जाएगा x² by 2 और 1 का हो जाएगा x।
यहां पे आपको लगानी पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शंस। याद आया? पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हम एक काम करते हैं, मुझे सिर्फ इस पार्ट को भी बहुत आगे लंबा सॉल्व करना है, तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को आई लेट कर लेता हूं, और आई लेट करने के बाद ये वाला जो पार्ट है इसको I1 लेट कर लेता हूं। सो लेट इंटीग्रेशन, इनफैक्ट इंटीग्रेशन भी करने की जरूरत नहीं है, हम इसकी सीधी फ्रैक्शन बनाते हैं। देखिए, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन और बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये बन गया। अब इसको नॉर्मली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लेंगे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, और ये इससे मल्टीप्लाई इनफैक्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ही रहने दो, ये कट जाएगा। ठीक है, अब आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इधर तो वन ही रहेगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या बनेगी? एक तो बनेगी ए एक्स स्क्वायर और दूसरी बी एक्स स्क्वायर, तो ये मैं इकट्ठा लिख रहा हूं। आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, बट मैंने इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि बाद में एक्स को वन पुट करके ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है एक्स वाली टर्म। यहां पे कोई एक्स वाली टर्म नहीं है, यहां पे बनेगी, एक बनेगी माइनस बी एक्स और एक प्लस सी, तो यानी सी माइनस बी एक्स। कॉन्स्टेंट की बात करें तो एक ए यहां से मिलेगा और एक माइनस सी यहां से मिलेगा, तो ए माइनस सी। तो ये मोर और लेस लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही इक्वेशंस बन रही हैं, आप देख सकते हो। बट लास्ट क्वेश्चन में यहां पे एक्स था, बट इसमें वन है। सो मैं अब इसको अगर कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग करने पे तीन इक्वेशंस क्या बन जाएंगी मेरे पास? तीन इक्वेशन आ जाएंगी, ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है सामने है ही नहीं, तो ये इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। फिर सी माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा? वो भी जीरो आ जाएगा। और लास्ट में ए माइनस सी इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म है यानी वन। ये हो गया। फिर आप इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग 1 2 एंड 3, आपके पास ए बी और सी आ जाएगा। तो ए बी सी निकाल ले जल्दी से। किससे निकालते थे? ये वाली टर्म से। मैं अब इस बार रफली कर रहा हूं क्योंकि अब आप समझ चुके हो कैसे करना है, वो शो तो करना नहीं होगा एनीवे। तो आप एक्स को सिर्फ वन नहीं पुट कर पाओगे, एक्स को वन पुट करिए यहां, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। यहां पे भी जीरो वन पुट करिए तो ये बन जाएगा ए प्लस ए यानी 2a। 2a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब बाकी के आप इनसे निकाल लो, ये जो इक्वेशंस बनी है। अगर a की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 उधर जाएगा, तो b की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। ठीक है, अगर b की वैल्यू -1/2 है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर प्लस वाली टर्म आएगी तो ये भी माइनस आ जाएगा। तो a हाफ आया, बाकी b और c दोनों के दोनों माइनस हाफ आ गए। सो दैट मीन्स अब मैं इस फ्रैक्शन को कैसे लिख पाऊंगा? a और साथ में b c की वैल्यूज डाल देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? नाउ, या लेट की बजाय हम लिखेंगे नाउ। a की वैल्यू बन गई है 1/2 और b की वैल्यू है -हाफ, c की वैल्यू भी -हाफ, ये बन गया। और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब मैं ये पूरी किसकी वैल्यू आई है? ये पूरी वैल्यू आई है इसकी, इसमें पुट कर दूंगा। सो दिस इंप्लाइज हमारा जो i है वो क्या बन जाएगा? एक तो x प्लस 1 आया हुआ है, और ये जो पूरी फ्रैक्शन थी वो हमने बना दी है 1/2 बाई एक्स माइनस 1, और इसमें से हाफ कॉमन, माइनस हाफ कॉमन निकाल लो, तो x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आ चुका है। ठीक है, इंटीग्रेट तो करना ही है। इस बार इंटीग्रेटिंग बोथ साइड नहीं लिखना क्योंकि मैं इक्वेशन 1 को ही रेफर कर रहा हूं जिसमें पहले से ही इंटीग्रेशन हुआ पड़ा है। अब बस अब इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है किसी तरह से, तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम देख लेते हैं। सो यस, दिस इज द टर्म। यहां इंटीग्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, जब भी नीचे क्वाड्रेटिक आएगी तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव तो 2x होगा, ऊपर 2x है नहीं, तो मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। तो एक तो है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx, दूसरा है 1/2 को छोड़ के इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 dx, और ये मैं पूरा का पूरा इरेज कर रहा हूं। और लास्ट में ये x अलग कर देंगे और 1 अलग कर देंगे, तो एक आ जाएगा 1/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx,
और दूसरा आ जाएगा -1/2 1/x²+1 dx। इसमें स्पेशल इंटीग्रल, यहां पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, पर नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन के जैसे ये आप देख ही पा रहे होंगे। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, इसका हो जाएगा log ऑफ mod x, इसके बाद ये बन जाएगा 1/4, और इसको अगर मैं t मान लूं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है यानी dt है, तो 1/t का होता है log ऑफ mod t, और लास्ट में 1/x²+a²। ये तो इनफैक्ट डायरेक्ट आइडेंटिटी भी है tan इनवर्स x की, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x+c। तो ये आंसर आ गया। तो काफी लंबा क्वेश्चन था, तो इसी टाइप के बेटा थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में से, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये 4 मार्क्स का टॉपिक है। तो इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा लंबा तो हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। So next we have this। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है बेटा? इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं। ठीक है, इनफैक्ट एक तो स्पेशल इंटीग्रेशन में है, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, मैं इसी वाला मेथड ही अब सिखाता हूं। आप साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा करके क्या फायदा? ऐसा करके ये फायदा है कि अब ये जो ऊपर साइन एक्स है वो dx के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वो किसी का डेरिवेटिव बनेगा। साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? कॉस एक्स का। इनफैक्ट माइनस साइन एक्स होता है, बट माइनस का साइन मैनेज हो जाएगा। तो मुझे अब क्या करना है, नीचे सारी टर्म्स कॉस की बनानी है। तो एक साइन एक्स है, इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 - cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, और साथ में 3 + 2 cos x बन जाएगा, dx आ जाएगा। सो अब मैं इसको पुट कर लूंगा, किसको? cos x को t। तो cos x को जब हम t मानेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -sin x dx = dt। ये माइनस का साइन ट्रांसफर कर देंगे, तो अब ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया? sin x dx की जगह पे आ जाएगा -dt, और ये बन गया 1 - t², और ये बन गया है 3 + 2t। अब आगे पार्शियल फ्रैक्शन, पर ये बताओ ये टाइप कौन सी है? टाइप 1, 2 या 3? टाइप 3 बोल रहे हो? अगर टाइप 3 बोल रहे हो तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं। क्वाड्रेटिक तो है, बट कंडीशन होती है कि वो नॉन फैक्टराइजेबल होना चाहिए, बल्कि ये एक फैक्टराइजेबल। तो इसका बन जाएगा 1 - t और 1 + t, और साथ में 3 + 2t dt। ये बन गया। अब ये कौन सी टाइप हो गई? टाइप 1। अब आगे आपने कैसे करना है वो आप खुद कर सकते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है। अब मैंने ऑलरेडी डिटेल में सिखा दिया कि किस तरह से आगे इंटीग्रेशन करते हैं। अब आपको इसे लेट करना पड़ेगा a/1 - t, a/1 + t, सॉरी b/1 + t और c/3 + 2t। तो आगे का क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव x + 1/x * 1 + x(e)x का होल स्क्वायर। ओके, ये कैसे होगा? यहां पे जो सबसे अजीब टर्म हमें दिख रही है वो ये है बेटा, x(e)x। अगर मैं x(e)x को t मानने की सोचूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा x को छोड़ के प्रोडक्ट रूल लगेगा, ex का ex ही होगा, फिर ex को छोड़ के x का 1 होगा, और सामने dt/dx आएगा। आप ex अगर कॉमन निकाल लेंगे तो x + 1 बन जाएगा। मेरे पास ऊपर x + 1 है, किसकी कमी है? ex की। तो आप क्या करेंगे बेटा? ex से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऐसे। ठीक है, e⁻x से मल्टीप्लाई डिवाइड, इससे डबल फायदा हो गया। यहां पे भी x(e)x बन गया और यहां पे भी x(e)x बन गया कि नहीं? तो अब मैं यही वाला मेथड पुट करूंगा, x(e)x = t, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखा दिया है, ex × x + 1 dx = dt आ जाएगा।
यानी ये जो पूरी टर्म है इसकी जगह पे dt आएगा और ये बनेगा t और t के बाद ये आ जाएगा 1 प्लस t का होल स्क्वायर। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन है, यस ये पार्शियल फ्रैक्शन है। कौन सी टाइप? सेकेंड टाइप, क्योंकि होल स्क्वायर है। इसको आपको याद है ना कैसे लिखना पड़ेगा? a अपॉन टी, फिर b अपॉन t प्लस 1, फिर c अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह वाली टाइप है, तो ये भी मैंने आपको टाइप करवा दी है। तो इसके आगे आप अपने आप करेंगे। भूलना नहीं कि लास्ट में जब आपका आंसर आ जाएगा तो t की वैल्यू वापस डालनी होगी, इस क्वेश्चन में भी और इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हम जल्दी जल्दी अब करते जाएंगे। डिटेल में आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को कर चुके हो, तो इसमें हम शॉर्ट में हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वी हैव tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan क्यूब थीटा और यहां पे d थीटा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, चलिए देखते हैं। आप न्यूमरेटर में से tan थीटा कॉमन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल लीजिए। डिनोमिनेटर में अभी आप फिलहाल कुछ ना करो। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? आपने पढ़ा हुआ है, आइडेंटिटी है, ये होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल। और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस tan क्यूब थीटा और यहां d थीटा है। कुछ फायदा होगा ऐसा करने पे? बिल्कुल होने वाला है। ये किसी का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? tan थीटा का। तो अब हम tan थीटा को t पुट करेंगे tan थीटा को t डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। तो अब ये पूरी फॉर्म क्या बन जाएगी? tan थीटा को t मान लिया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा की जगह पे आ जाएगा dt और नीचे 1 प्लस टी क्यूब। अब आप नीचे 1 प्लस टी क्यूब को ओपन कर लेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी से। याद है a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डी टी। ये बन गया बेटा। अब ये कौन सी टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन है? टाइप 3। कैसे? एक फैक्टर लीनियर है और दूसरा है क्वाड्रेटिक। स्टार्ट आपको याद है ना, इसको कैसा बनाना है? इसको लेट जब करोगे तो a के नीचे आएगा 1 प्लस टी और ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है पूरा तो क्वाड्रेटिक के ऊपर दो फैक्टर आएंगे बी एक्स प्लस सी। इस तरह पहले इसको लेट करना है और फिर एलसीएम लेके आगे आप एबीसी निकालेंगे। एबीसी जब आप निकाल चुके होंगे तो उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन के बाद लास्ट में टी की वैल्यू भी डालनी है विच इज tan थीटा। ऐसे होगा इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। सो वंस वी नो पार्शियल फ्रैक्शन का बेस, उसके बाद सारे क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे। इसलिए जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जो मैंने स्टार्टिंग में करवाए थे 2-3 क्वेश्चन हर टाइप का एक एक, वो बहुत अच्छे से सीख लो। उसके बाद ये इंप्रोवाइजेशन जो है वो आप बड़ी इजीली कर पाएंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब ये जो क्वेश्चन आया ना हमारे सामने, ये अभी तक के क्वेश्चन में सबसे डिफरेंट है। इनफैक्ट फॉर अ स्टार्ट तो ये डिफरेंट है ही है, क्योंकि आपने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें दो क्वाड्रेटिक फैक्टर आए हो और दोनों ही नॉन फैक्टराइजेबल है। अगर फैक्टराइजेबल होते भी तब भी यहां पे दोनों की डिग्री मिला के तो 4 है, तो इस हिसाब से तो ऊपर 4 कांस्टेंट आने चाहिए। तो 4 कांस्टेंट वाला हमारे कोर्स में ही नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन होगा कैसे? तो इसमें एक ट्रिक इन्वॉल्व है। एक ट्रिक का यूज करेंगे, तो आइए मैं आपको वो ट्रिक सिखाता हूं। आप लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को y, डेरिवेटिव नहीं निकालना, क्योंकि ये जो आप पुट कर रहे हो ना ये सिर्फ टेम्परेरी पुट कर रहे हो। परमानेंट पुट करते वक्त हम हमेशा डिफरेंशिएट भी करते हैं और साथ में dx हटा के dt या फिर dy ले आते हैं। यहां पे वो नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इसको फ्रैक्शंस बनाने के लिए ऐसे कर रहा हूं। और कैसे पता चलेगा किसी क्वेश्चन में ये करना है? अगर आपको जितनी भी x वाली टर्म्स दिखेंगे उन सबकी पावर 2 हो, कहीं पे भी x की पावर 1 ना हो, तो इस टाइप का हर क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। ठीक है,
तो चलिए ये बन जाएगा आपका y अपॉन वाई प्लस वन इंटू वाई प्लस फोर। अब आप इसी को लेट कर लेना a अपॉन वाई प्लस वन और b अपॉन वाई प्लस फोर। तो ये दो वाला करवा रहा हूं मैं पहला क्वेश्चन। वैसे हमेशा मैंने आपको बोला था दो वाला जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर लेना किससे, स्पेशल इंटीग्रल से, पर इसे मत करना स्पेशल इंटीग्रल से, क्योंकि ये आपने थोड़ी देर के लिए टेम्परेरली पुट किया हुआ है, ये एक्चुअल में y नहीं है, एक्चुअल में तो वो एक्स स्क्वायर है। तो अब इसको कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेता हूं मैं, y प्लस वन वाई प्लस फोर, a के साथ आ जाएगा y प्लस फोर और b के साथ आ जाएगा y प्लस वन। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट देंगे, ये बन जाएगा ay प्लस बी वाई यानी कि a प्लस बी वाई और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 4a प्लस बी। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आता है और 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आता है। तो इसमें आप पुट करके भी कर सकते हो, वैसे इसको सॉल्व करना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो अगर मैं सॉल्विंग करता हूं 1 और 2 की, तो ये देखिए सॉल्व कैसे होगा। एक इक्वेशन है 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और दूसरी है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अगर मैं सीधा ही साइन चेंज कर दूं ये कट जाएगा, 3a इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। तो a आ गया -1/3 और अगर a -1/3 है तो ये उधर जाके +1/3 बनेगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो इस तरह से a और b ये 2/2 फैक्टर्स वाले में बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो अब मुझे इतना पता चल गया है कि ये जो पूरी फ्रैक्शन है इसको मैं क्या लिखूंगा, a अपॉन a यानी -1/3 अपॉन y प्लस वन और b है 4/3 अपॉन y प्लस फोर। नॉर्मली जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए उसमें ये a और b की वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करते थे, इमीडिएटली इंटीग्रेट कर देते थे दोनों साइड्स को। बट यहां पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि y जो है वो हमने सिर्फ टेम्परेरली पुट किया है, परमानेंट नहीं। इंटीग्रेट करने से पहले ही y की वैल्यू वापस डालेंगे। तो y की वैल्यू वापस डाल रहा हूं मैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू -1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और 4/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ये बन गया। अब ये बन गया ओरिजिनल क्वेश्चन। अब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो ऐसे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखिए -1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट ये किसका इंटीग्रेशन है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। तो ये डायरेक्ट बन गया। ऐसे ही अगर हम यहां पे आ जाए तो 4/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहां पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, यहां पे a कौन है, 2, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 यानी 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस c। 2 से 2 ये बस काट दो, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो समझ आया, जब भी सारे फैक्टर 2 होंगे, सारे जहां जहां पे भी x है वो सब के सब x स्क्वायर होंगे, तो आपको टेम्परेरली थोड़ी देर के लिए y पुट करना है, सिर्फ फैक्टर बनाने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए। और वंस यू फॉर्म द पार्शियल फ्रैक्शन, बिफोर इंटीग्रेटिंग पुट बैक द वैल्यू ऑफ y विच इज x स्क्वायर और फिर करना है इंटीग्रेट। पहले इंटीग्रेट नहीं करना, यहां पे इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क मिलेगा ऐसे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव sin x अपॉन sin 4x। काफी देर से ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई थी, है ना। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन अब ये कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जो नीचे 4x है इसको मैं 2 इंटू 2x लिख दूंगा और मैं फिर sin 2a की आइडेंटिटी लगाऊंगा, और sin 2a की आइडेंटिटी होती है 2 sin a cos a। बेसिक आइडिया इसकी मैं इसको इससे काट सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली कटा नहीं क्योंकि यहां पे एंगल x है और यहां पे एंगल 2x है। तो कोई बात नहीं, इसको फिर से ब्रेक करो और भी ज्यादा आगे। ये 2 बाहर एज इट इज है, sin 2x की आइडेंटिटी है 2 sin x cos x और साथ में आ जाएगा cos 2x। तो ये टर्म बन गई। अब आप देख सकते हो साइन से साइन कट जाएगा, 1/4 को बाहर ले आओ और ऊपर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जबकि नीचे है cos x और cos 2x। अब आगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, अगर ये पूरी टर्म न्यूमरेटर में होती ना
तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 cos a cos b वाली आइडेंटिटी लगा लेता और आगे कर देता। मगर ये न्यूमरेटर में तो है नहीं, ये तो डिनोमिनेटर में है। तो कैसे करेंगे? मैं cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे? cos x से। ऊपर आ जाएगा cos x, नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर x। अब अगर मैंने इसको cos बनाया तो ये तो किसी का डेरिवेटिव बनाने के लिए बनाया ना। cos x किसका डेरिवेटिव होता है? sin x का। तो नीचे सारे साइन होने चाहिए, पर साइन तो एक भी नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, अभी नहीं दिख रहा, आगे तो दिख सकता है। तो आगे मैं क्या करने वाला हूं? ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रहने देंगे और cos स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। और cos 2x की तीन आइडेंटिटी होती है, उनमें से एक आइडेंटिटी ऐसी भी होती है जो पूरी साइन की टर्म्स में होती है, और वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? पुट करेंगे साइन x को t। साइन x को t पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो cos x dx अगर dt बन जाएगा तो यहां dt, और ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और नेक्स्ट आ जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर। अब आगे कैसे करना है? ये बेटा अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था जिसमें सारे एक्स स्क्वायर थे, ये वही टाइप बन गई ना, जहां पे सारे टी स्क्वायर है, अकेला टी तो कहीं पे भी नहीं है। तो ये वही वाला टेम्परेरली हमें टी स्क्वायर को y मानना होगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/1 माइनस टी 1 माइनस 2t। इसको आप a/1 माइनस टी b/1 माइनस 2t करके इंटीग्रेट पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। वंस यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो उसके बाद t की वैल्यू वापस डाल, y की वैल्यू हमने y माना इसको, तो ये सारे y बन गए। तो उसके बाद आप y की वैल्यू वापस टी स्क्वायर डाल देंगे। तो यहां अगर 1 माइनस टी स्क्वायर होगा तो उसमें 1/a² माइनस x² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और यहां पे भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो ये भी उसी फॉर्म में ही कन्वर्ट हो गया। इसीलिए मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करके दिखा दिया था। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी की तरह आप कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, अब ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्लासेस बहुत लंबी होती जा रही हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है इसके तो बहुत सारे हैं। अभी मैं काफी सारे क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूं, बट स्टिल बहुत सारे क्वेश्चन अभी बच रहे हैं। तो चलिए इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिससे मेरे अकॉर्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन की ऑलमोस्ट सभी टाइप्स को मैंने कवर करवा दिया है। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब बेटा इस क्वेश्चन को देख के आपको एक चीज माइंड में आनी चाहिए, अगर नहीं आई अभी तक तो फिर इसका मतलब है इंटीग्रेशन आपने प्रीवियस से अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है। वो ये है कि ऊपर और नीचे डिग्री बनेगी सेम। बनेगी कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, ये सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे भी एक्स क्यूब आएगा। डिग्री सेम है, और डिग्री सेम होगी तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन से। बेटा अगर मैं एक्स क्यूब वाली टर्म को एक्स क्यूब वाली टर्म से आगे कुछ भी हो डिवाइड करूंगा तो पहला क्वोशिएंट तो 1 ही आएगा ना। तो इसका जो भी बनेगा वो ऐसा होगा, क्वोशिएंट प्लस समथिंग रिमाइंडर होगा, जो मुझे नहीं मालूम कितना आने वाला है, क्योंकि मैं पूरा डिवाइड करूंगा ही नहीं, इसमें ट्रिक का यूज करूंगा। अपॉन में आ जाएगा डिवाइजर, डिवाइजर यानी 1 x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6, यानी जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनेगी ये क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो भी होगा इससे छोटी डिग्री वाला ही होगा, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ये। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके मैं ट्रिक का यूज करने वाला हूं। क्या ट्रिक है? मैं इस पूरे को लिख रहा हूं, लेट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, काफी सारा लिखना पड़ रहा है। ये 4 टर्म्स वाला भी होता है, ऊपर 2 और नीचे 2। तो यहां पे मैं आपको बड़े वाला क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, ताकि सीधा बड़ा क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस सीधा बड़े क्वेश्चन की। तो इज इक्वल टू 1 प्लस ये जो बनेगी ये पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। इसको मैं a अपॉन x माइनस 4 लिखूंगा, फिर b अपॉन, ये सारा रब कर रहा हूं, x माइनस 5 और c अपॉन x माइनस 6, ये बन गया बेटा। तो इस तरह से हमने इस पूरे की पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर देनी है। ट्रिक का यूज समझ आया? क्वोशिएंट हमें पता था 1 आना है, रिमाइंडर जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी रिमाइंडर आएगा उसे बाद में तो पार्शियल फ्रैक्शन ही बनाना है, तो वो एक्स्ट्रा 2-3 स्टेप बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे।
अब मैं यहां से ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड करूंगा जो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो चलिए, पर हमें फाइंड तो करना ही है एनी हाउ। हमें ए, बी, सी की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एलसीएम लेंगे x-4, x-5 और x-6। ये आ चुका है एलसीएम। ये पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे x-4, x-5, x-6 आएगा। a के साथ क्या आएगा, जब मैं इसको x-4 से डिवाइड करूंगा तो ये दो फैक्टर बचेंगे, यानी x-5, x-6। फिर इसके बाद b के साथ आ जाएंगे ये दो फैक्टर, यानी x-4, x-6, और प्लस में अभी c भी लिखना है, जगह भी नहीं बची हमारे पास, तो यहां लिख देता हूं c के साथ आ जाएंगे ये दो फैक्टर्स, यानी x-4, x-5। ये बन गए। इसके बाद अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो काट दो। असल में तो a, b, c यहीं से निकल जाने हैं। कैसे? एक बार 4 पुट करो, एक बार 5 पुट करो, एक बार 6 पुट करो। बट हमें पहले a, b, c के इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी ना। तो इक्वेशन बनाने के लिए ये सब कुछ अब हमें करना ही पड़ेगा। अब हमें ये मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो चलिए धीरे धीरे मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं x-1 को ऐसे ही रख के इसकी मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, x² - 5x + 6। ऐसे ही यहां पे भी मैं स्टार्ट करता हूं, x-4 को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 11x + 30। अब देख रहे हो ये इक्वेशन काफी लंबा जा रहा है। अब a के साथ x² - 11x + 30, b के साथ आएगा x² - 10x + 24, और c के साथ आएगा x² - 9x + 20। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब इनकी भी मल्टीप्लीकेशन जरूरी है, बिना इसके तो काम बनेगा नहीं। तो यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, ये बनेगा x³ - 5x² + 6x - x², फिर +5x और लास्ट में -6। क्या मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दूं? ये बन रहा है x³ और ये दोनों बन जाएंगे 6x², ये खत्म। ये दोनों बन जाएंगे 11x, ये भी खत्म, और लास्ट में रह जाएगा -6। ये आ गया इतना सा। अब इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x को करता हूं, x³ - 11x² + 30x, देन -4x² + 44x, देन -120। अब इनको भी इकट्ठा करके लिखता हूं। x³ वाली यही है। ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो यहां आ जाएगा -15x²। 30 और 44 ये भी प्लस में था, यस। 30 और 44 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 74, और साथ में -120। ये आगे की टर्म नल एंड वॉइड हो गई। ठीक है, आगे जो आपके पास है वो सामने है ही है, एज इट इज हमें दोबारा लिखना पड़ेगा ये। फिर इसके बाद b वाली टर्म है x² - 10x + 24, और लास्ट में c वाली टर्म है x² - 9x + 20। ठीक है, सो अब टाइम आ गया हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने का। तो कोफिशिएंट को अब मैं कंपेयर कर पाऊंगा। यहां पे मैं इरेज कर रहा हूं। यहां पे x³ वाली टर्म एज इट इज रहेगी, ये सारा मुझे एज इट इज दोबारा लिखना पड़ेगा। x³ एक यहां पे है और कहीं नहीं है, तो आप एक काम करो, x³ के तो x³ काट ही दो, इसका चक्कर ही खत्म हो जाएगा। चलिए, अब x² वाली क्या है? एक तो ये है ax², bx², cx² और -15x²। तो इसको मैं लिखूंगा a + b + c -15 के साथ x², राइट। अब कांस्टेंट x वाली टर्म्स, एक है ये 74x -11a, तो चलिए मैं लिख रहा हूं -11a, देन -10b, देन -9c, देन +74। ठीक है, ये किसके इक्वल आने वाला है? 11 के। ये भी बन जाएगा। कांस्टेंट टर्म एक आ रही है 30a, ये बन गई 30a, देन बन जाएगी 24b, और लास्ट में बनेगी 20c, और एक और कांस्टेंट टर्म रह गई, वो है 120। तो ये पूरी आ गई है कांस्टेंट टर्म। अब मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं। तो ऑन कंपेयरिंग, सबसे पहले a + b + c, ये जो -15 है इसे इधर लाके +15 कर दूंगा, तो -6 + 15 = 9 होगा। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए
यहां पे आएगा -11a -10b -9c। 74 है और इधर 11 है, 74 को इधर लाके माइनस कर देंगे तो 11 - 74 हो जाएगा -63। ये सेकंड हो गई। आप पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। और लास्ट में आ गया कांस्टेंट विच इज, यहीं पे लिख दूं नीचे, सो वी हैव 30a 24b प्लस 20c और -120 को इधर लाके प्लस 120 करेंगे तो इक्वल टू 114। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ वी हैव ऑल 3 इक्वेशंस। अब तीनों को सॉल्व करके ABC कितना आने वाला है, ये वाला स्टेप मैं रब नहीं करना चाहता क्योंकि इसी की हेल्प से आगे इंटीग्रेशन करना है। तो यहां मैं लिख रहा हूं सॉल्विंग 1, 2 एंड 3। अब ABC कहां से निकलेंगे एक्चुअल में, यहां से निकल जाएंगे आसानी से, तो मैं इसी का ही यूज करने वाला हूं। ठीक है, पुट करके करूंगा तो यहां पे अब आपको दिख जाएगा कैसे। यहां इक्वल टू है, एक बार मैं पुट कर रहा हूं x को 4, तो x को 4 पुट करेंगे तो पहले यहां पुट करना पड़ेगा। ये बनेगा 4 - 1 3 2 1 3 to the 6 आ जाएगा। 6 इज इक्वल टू, ये 0 बनेगी पूरी टर्म, ये 0 बनेगी, ये 0 बनेगी, ये 0 नहीं बनेगी। 4 - 5 होता है -1, 4 - 6 होता है -2, तो ये बन गया 2a इज इक्वल टू 6। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3। तो अब हमने a तो निकाल लिया 3। ठीक है, अब मैं पुट करूंगा x को 5 पुट करूंगा। यहां क्या बनेगा देखिए, 5 - 1 होता है 4, इधर 3 इधर 2, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। तो यानी कि यहां 24 आ जाएगा। 5 पुट करने पे ये पूरी टर्म तो 0 बन रही है, इसका कोई रोल है ही नहीं है, यानी कि यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा, यहां b के साथ कुछ बचेगा। 5 पुट कर रहा हूं तो एक आएगा 1 और एक आएगा -1, तो माइनस b हो गया। तो यहां से b की वैल्यू आ गई -24, तो हमने b निकाल लिया -24। लास्ट बचा है c, तो c निकालने के लिए मैं x को पुट कर दूंगा 6। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे यहां पे 6 - 1 5 इंटू 4 20 इंटू 3 कितना बना 60। 6 पुट किया, ये 0, ये दोनों भी 0, यहां पे c के साथ 6 पुट करने पे 2 इंटू 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1, तो ये 2 ही बना, 2 डिवाइड में जाएगा तो c की वैल्यू आ गई 30। तो हमने a, b और c निकाल लिया सक्सेसफुली। अब मुझे बस a और b और c यहां डालना है और इसका इंटीग्रेशन तो बड़ी आसानी से खत्म होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। हमने ABC निकाल लिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लेट की बजाय लिखूंगा नाउ। a की वैल्यू डाल दूंगा विच इज 3, b की वैल्यू है -24, c की वैल्यू है 30 और फिर मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 x - 2 x - 3 अपॉन x - 4 x - 5 x - 6 dx, और इन सब का इंटीग्रेशन कर देंगे। एक तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, यहां पे 3 को बाहर छोड़ देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x - 4। नेक्स्ट में -24 को बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x - 5, और यहां 30 को छोड़ देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x - 6 dx। इंटीग्रेशन हो जाएगी, मुश्किल तो नहीं है। dx का इंटीग्रेशन x होता है, 1 अपॉन x का log ऑफ x - 1, ये मत भूलना बेटा, log ऑफ x बन जाएगा। जिसको x मान रहे हो उसका डेरिवेटिव जरूर निकालते रहना, उसे डिवाइड बाय लिखना है। यहां पे तो सबका डेरिवेटिव 1 आ रहा है, बट फॉर एग्जांपल ये 4 - x होता तो इसका डेरिवेटिव होता -1, तो यहां नीचे डिवाइड में -1 लिखते तो माइनस यहां आ जाता। तो वो डेरिवेटिव लेना मत भूलना, हर बार ऐसी किस्मत नहीं होगी। तो चलिए -24 और ये 1 अपॉन x का होता है log ऑफ x, और लास्ट में इसका भी log ऑफ x - 6 प्लस c। क्वेश्चन खत्म हो गया, और ये साथ ही पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा टॉपिक भी खत्म हो गया। क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, आप सब लोग देख चुके हैं, बट हमने सब टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आप एक काम करना, थोड़ा टाइम रेस्ट कीजिए, अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना आपने, थोड़ा टाइम रेस्ट करो, 2 घंटे 3 घंटे रेस्ट करो, और यही वीडियो एक बार दोबारा प्ले करनी है, और फिर
नेक्स्ट डे आपने क्वेश्चंस करने हैं, इस पे बेस जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकोगे। आप देख सकते हो इसके सारे क्वेश्चन काफी लंबे हैं, 10 मिनट्स या कईयों में 15 मिनट्स भी लग सकते हैं अभी स्टार्टिंग में, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत लंबा था। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।